चलिए हम लोग पढ़ते हैं गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड में अंतर। तो चलिए गुणनखंड किसे कहते हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया था कि दी हुई संख्या के जितनी संख्याओं से भाग लग जाए यानी भाजक हो, जितनी उसके भाजक हो वो गुणनखंड है। ठीक है। दूसरी परिभाषा, दो वैसी संख्याओं का गुणनफल दी हुई संख्या के बराबर हो, चाहे वो संख्या भाज्य हो या अभाज्य। मान लीजिए 36 का कोई कह दिया कि गुणनखंड निकालें, तो 36 का गुणनखंड क्या होगा? 1 गुना 36 बराबर 36, 2 गुना 18 बराबर 36, 3 गुना 12 बराबर 36, 4 गुना 9 बराबर 36 और 6 गुना 6 बराबर 36। और कोई संख्या हो सकती है, मान लीजिए 7 गुना 8 बराबर 7 8 56 हो जाता, तो नहीं होगा। तो इतना से बीच में ये आपकी संख्या हो गई है। अब इसमें खासियत देखिए, इसमें संख्या एक ये हो गई और एक ये हो गई। 1 गुना 36 बराबर 36 होगा, चाहे 36 गुना 1 लिखिए तो 36 ही होगा। 2 गुना 18 बराबर 36 होगा या 18 गुना 2 बराबर 36 होगा। 3 गुना 12 बराबर, लेकिन संख्या वही दोनों है ना, ये उलट के लिखिए चाहे पलट के लिखिए, संख्या यही दोनों है। तो ये संख्या एक ठो ये हो गई, एक ठो ये हो गई 2, एक ये हो गया, एक ये हो गया 4, एक ये हो गया, एक ये हो गया 6, एक ये हो गया, एक ये हो गया 8 और ये संख्या 2 है। एक ही संख्या 2 बार रिपीट हुई तो हम एक ही लिखेंगे इसमें। ठीक है, क्योंकि गुणनखंड में क्या होता है कि इसमें एक ही संख्या दोबारा नहीं लिख सकते या गिन सकते। ठीक है, जैसे 6 6 है ना, तो एक ही लिखना है हमको, दोबारा इसको नहीं रिपीट लिखना है कि आप कह दीजिए कि टोटल 10 हो गया, नहीं, आपको 9 हुआ, एक ही 6 हमको, क्योंकि एक ही 6 है ना। ठीक है, एक ही 6 से ना 6 6 का 36 विभाजित कर, एक ही 6 ना विभाजित कर रहा। दूसरी परिभाषा क्या कह रही है कि दी हुई संख्या को भाग देने पर अगर पूरी तरीके से काट देता है वो संख्या, तो क्या होगी? उस संख्या का गुणनखंड कहलाती है, भाजक। 36 का भाजक 6 है, 6 6 तो नहीं है, एक 6 है। ठीक है, इसलिए इसको, तो अगर कोई कह दे कि हम इस तरह से लिखेंगे, तो असल में गुणनखंड कहता है इस तरह से लिखने को, और अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं? आप आ जाइए, वैसी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। यहाँ पे क्या था? वैसी दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। इसमें ये नहीं कह रहा कि वो अभाज्य हो, वो भाज्य भी हो सकता है, अभाज्य भी हो सकता है। जैसे इसमें 3 क्या है? अभाज्य है, ये 12 क्या है? भाज्य है। तो भाज्य अभाज्य इसमें कोई ये नहीं है, लेकिन इसमें शर्त क्या रख रहा है कि वैसी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल जो दी हुई संख्या के बराबर हो ना, अभाज्य संख्याओं का। यहाँ समझिए, यहाँ कह रहा है कि अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, और यहाँ कह रहा है कि भाज्य हो या अभाज्य, उससे कोई इसको फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें केवल अभाज्य होना चाहिए। अब सोचिएगा कि 36 का अभाज्य गुणनखंड ऐसे लिख दें, 36 का भाजक हम लिख दें, जैसे 1 हो गया, 36 हो गया, 2 हो गया, 18 हो गया, 3 हो गया, 12 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, 6 हो गया, तो ये गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इससे क्या बनता है? अब चलिए, तो 36 का गुणनखंड हमको लिखना होगा तो इस तरह से लिखना होगा। ठीक है, खंड खंड, गुणनखंड, खंड खंड है ना, गुना के रूप में खंडित करना। ठीक है, तो अभाज्य संख्या के रूप में लिखना है। ठीक है, तो 2 क्या है? अभाज्य है। देखिए, 2 से भाग दिए तो 18 हुआ, 2 से भाग दिए तो 9 हुआ, फिर 3 से भाग दिए, 3 भी अभाज्य है, 3 हुआ, 3 से भाग दिए अभाज्य हुआ। ठीक है, तो कितना 2 हो गया? 1 2, तो 2 2 हो गया। ठीक है, यहाँ 3 3, 2 गुना 2 गुना 3 गुना, देखिए 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 के बराबर हो गया। ठीक है, अब आप कहिएगा कि इसमें बोले थे कि आपको एक ही संख्या 2 बार नहीं लिखी जा सकती, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये अभाज्य है, अभाज्य गुणनखंड है। इसलिए इसमें, इससे मतलब नहीं है कि एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रही है। इसका कहने का मतलब ये है कि आप कितना बार भी रिपीट कीजिए, दी हुई संख्या के बराबर वो गुणनफल के रूप में हो जाना चाहिए। देखिए, जैसे 2 बार लिखे तो 2 दूने 4, 4 3 12, 12 3 36। ठीक है, तो 2 2 बार हो गया, 3 2 बार हो गया, तो 2 के पावर 2 लिख दिए, 3 का पावर 2 लिख दिए, तो 36 के बराबर हो गया। ठीक है,
तो अभाज्य संख्या मतलब इसमें अभाज्य संख्या कितनी है, अभाज्य गुणनखंड में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 1 2 3 और 4। एक अभाज्य संख्या नहीं, ये प्रकृत संख्या है। ठीक है, आप कहिए कि हम गुणनखंड को ऐसे काहे नहीं लिख सकते हैं, बेशक लिख सकते हैं। तो गुणनखंड को ऐसे लिखिएगा तो आपका ये वाला जो है ना 1 2 3 4 5, 5 तो ये हो गया। और इसमें क्या शर्त रख रहा है कि एक ही संख्या 2 बार रिपीट नहीं होगा, तो ये एक बार होगा और एक बार ये होगा, तो कितना हो गया 5 2 7। अब कहीं और भी कोई संख्या होती है 9 चौका 36, तो 2 गुना 2 4, 4 से भी तो भाग लग सकता है ना, तो 5 इधर था, 6 हो गया, 7 हो गया। ठीक है, 3 और 2 7 हो गया, और 1 हो गया 4, तो हो गया 8। और कोई संख्या हो सकती है, तो 3 गुना दे 2, तो क्या हो जाएगा 6, 3 दूनी 6, तो 6 भी हो सकता है ना, 6 6 का 36, तो क्या हो गया 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो और 9 गो, तो 1 3 9। देखिए देखिए ना, 1 1 3 1 3 9, ठीक है, 1 3 9 18 36, ठीक है, 2 6, ठीक है, और 2 दूना 4 4 और 12 है, 12 नहीं लिखे, तो ये हो जाए 4 तिहाई 12, ठीक 12 भी हो जाएगा। तो इसमें गिनने में डाउट हो रहा है, ठीक है, इसमें गिनने में डाउट हो रहा है। ठीक है, तो गुणनखंड जब भी पूछेगा तो इस तरह से लिख लेंगे ना, और गुणनखंडों की संख्या पूछेगा तो इस तरह से लिख लेंगे, सॉरी इस तरह से लिख लेंगे, अभाज्य की तरह लिख लेंगे, और उसमें क्या करेंगे कि संख्या हम प्राप्त करते चले जाएंगे। ठीक है, ये लेंदी प्रोसेस हो गया, लेकिन ये आपको आसानी करेगा इस तरह से लिखने में। ठीक है, इस तरह से लिखने में आसानी करेगा, लेकिन आपको अभाज्य के रूप में लिखिएगा तो ये टोटल, इधर वाला टोटल क्या है, अभाज्य गुणनखंड है, इधर वाला टोटल अभाज्य गुणनखंड है, लेकिन पूरा क्या है आपको गुणनखंड है, पूरा क्या हो गया गुणनखंड हो गया। अब गुणनखंड में यही ध्यान में रखना है कि ये 2 बार रिपीट नहीं होगा, एक ही बार रिपीट होगा। ठीक है, तो कह देगा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो 2 का पावर 2 है, तो ये अभाज्य है, ये भी अभाज्य है। ठीक है, तो दोनों को हम लोग जोड़ देंगे पावर में, तो 2 2 कितना हो गया 4, ऐसे भी गिन सकते हैं 1 2 3 4। ठीक है, यही चीज है, एक ही संख्या 2 बार इसमें रिपीट हो सकती है, 3 बार भी रिपीट हो सकता है। मान लीजिए कोई 9 8 का गुणनखंड कह दे, तो 8 का गुणनखंड कह दे, अभाज्य गुणनखंड कह दे, तो क्या होगा 3 बार रिपीट हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8, बराबर है ना जी, गुणनफल जो हो रहा है ना, कह रहा है ना वैसी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल जो दी हुई संख्या था, 8 का गुणनखंड कह रहा है, तो दी हुई संख्या कौन सी है 8 है, तो बराबर हो जा रहा है ना 8 का। यही चीज है इसमें, यही समझने वाली बात है। अच्छा, 36 का अभाज्य गुणनखंड आप सोचिएगा कि इस तरह से लिख लें तो ये गलत हो जाएगा। ये 36 के गुणनखंड में कुल आप सोचिएगा कि इसमें दो, एक 2 है एक 3 है, यही 2 अभाज्य हो रहा, अभाज्य संख्या है। तो सर 4 कैसे बता रहे हैं, 1 2 3 4, तो यही अंक 2 बार है, 2 2 बार है। वो परिभाषा क्या कर रहा है अभाज्य गुणनफल का, वैसी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल जो दी हुई संख्या के बराबर है। तो अगर इस तरह से लिखा रहेगा, क्वेश्चन पूछ देगा 36 के गुणनखंड में कुल 2 अभाज्य संख्या, 36 के गुणनखंड में कुल कितनी अभाज्य संख्या है, तो 36 के गुणनखंड कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं 1 गुना 3 गुना 2 गुना 18 गुना 12, तो ये संख्या हम लोग लिखे हैं, तो ऐसे लिखेंगे। गुणनखंड लिखने के लिए बोला तो ऐसे लिख लिए, 36 के गुणनखंड में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 36 के गुणनखंड में 2 ही अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, 2 और 3। ठीक है, लेकिन अगर कह देगा कि 36 के अभाज्य गुणनखंड में कुल कितनी संख्याएं हैं, तो अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अभाज्य गुणनखंड कर रहा है तो आपको हर हाल में अभाज्य में तोड़ना होगा, तो अभाज्य में तोड़ेंगे तो इस तरह से तोड़ेंगे, तो 2 गुना 2 4, 4 12, 12 3 36, तो ये कितना हो गया 1 2 3 और 4। फर्क को समझना है, 36 के अभाज्य गुणनखंडों की
ठीक है। 36 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 4 है। 1 2 3 4। ठीक है, इस तरह से लिख दिए। इस तरह से पावर जुट जाता है। तो जानबे करते हैं, बता दिए पहले भी। इसमें एक ही संख्या दोबारा गिन या लिख सकते हैं जब तक वह दी हुई संख्या के गुणनफल के बराबर ना हो। बताया था ना कि 8 का अगर कोई कह दे कि अभाज्य गुणनखंड निकालिए, 8 का अभाज्य गुणनखंड कर लेके 2 गुना 2 गुना 2। 2 अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है। 2 गुना 2 गुना 2 तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 के बराबर हो रहा है। 3 बार लिख दिए, कहिएगा 3 बार लिख दिए तो शर्त वही है परिभाषा में, वैसी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल जो दी हुई संख्या के बराबर हो। ठीक है, यही चीज है अभाज्य गुणनखंड और गुणनखंड में अंतर। ठीक है, तो जब भी अभाज्य गुणनखंड में कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना होगा तो इस तरह से लिख के हम लोग निकालेंगे। ठीक है, या अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कहेगा तो भी इस तरह से निकालेंगे। लेकिन फर्क आपको समझना है, भाजकों की संख्या पूछेगा तो आप इस तरह से भी लिख के निकाल सकते हैं जो पिछले वीडियो में हमने बताया था। ठीक है, किस तरह से निकालते हैं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। लेकिन ये फर्क हम समझाने के लिए इस तरह से बताए हैं कि इधर वाला आपका अभाज्य है, मतलब अभाज्य संख्या होनी चाहिए, बस सीधी सी बात है। अभाज्य गुणनखंड जब भी पूछे तो अभाज्य संख्या होनी चाहिए। लेकिन गुणनखंडों में कुल अब कितनी अभाज्य संख्या है, गुणनखंड में जैसे 36 के गुणनखंड में कितनी अभाज्य संख्या है, ये नहीं कह रहा कि 36 के अभाज्य गुणनखंडों में कितनी अभाज्य संख्या है। 36 के गुणनखंड में कितनी अभाज्य संख्या है, तो 2 है। 36 के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है, तो 4 है। ठीक है, यही चीज है, इस फर्क को समझना है। आशा करता हूं कि आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। इस फर्क को समझने के लिए हमने इसे 3 भागों में बांटा है। पहला भाग वो है जिसमें अभाज्य संख्या और संयुक्त संख्या मिली हुई है, दूसरा भाग अभाज्य संख्या है और तीसरा भाग संयुक्त संख्या है। जिसमें दोनों संख्याएं मिली हुई है, अभाज्य संख्या और संयुक्त संख्या, इससे लगभग 6 क्वेश्चन बनते हैं। और अभाज्य संख्या यानी अभाज्य गुणनखंड वाली, इससे भी लगभग 6 या 7 क्वेश्चन बनेंगे। और संयुक्त गुणनखंड, इससे भी लगभग 6 क्वेश्चन बनेंगे। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, अगर क्वेश्चन ये कहेगा 36 का गुणनखंड या 36 का अपवर्त या 36 का फैक्टर या 36 के कुल भाजकों की कुल संख्या, तो हमने फैक्टर निकाला 2 के पावर 2 और 3 के पावर 2। तो 2 के पावर 2 में प्लस 1 करना है और 3 के पावर 2 में प्लस 1 करके पावर को गुना कर देना था। 2 में 1 जोड़ा तो 3, 2 में 1 जोड़ा तो 3, तो 3 का 9। तो कुल भाजकों की संख्या या कुल गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंड का मतलब क्या है, गुना गुना के रूप में कितने हो सकते हैं, सीधे कह रहा है गुणनखंड, गुना गुणनफल के रूप में। ठीक है, तो ये कुल भाजकों की संख्या कुल गुणनखंडों की संख्या 9 हो गया। ठीक है, अब ये कहेगा 36 के अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी है, तो 2 का पावर 2 था, 2 का पावर 3 था। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, पावर को जोड़ देना है, 2 2 कुल 4 हो जाएगा। अगर आपको ये कि भाई अभाज्य गुणनखंड, अगर मान लीजिए कि 2 का पावर 2 दिया है गुना 2 का 2 गुना 9 लिखा है, तो इसको 9 अभाज्य नहीं है तो इसको अभाज्य बनाना होगा, तो 3 का पावर 2 करना होगा। ठीक है, तब ना 3 का 9 होगा। ठीक है, तो ऐसे बना के तब पावर जुटेगा तो 2 2 4 होगा। जिसका पावर नहीं रहेगा उसका एक पावर माना जाता है। मान लीजिए कि 2 का पावर 2 है गुना 3 है, तो ये 1 माना जाएगा पावर, तो 2 1 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि इसी में है कि अगर कह दे कि 36 के अभाज्य गुणनखंड की भाजकों की संख्या कितनी है, तो भाजकों की संख्या 2 हो जाएगी। भाजक मतलब भाग लगने वाले, 36 में भाग लगने वाला 2 ही है ना, 1 3 है तो 2 ही हुआ ना, 1 2 हुआ 1 3 हुआ। तो भाजकों की संख्या अगर इसमें कह देगा अभाज्य गुणनखंड में तो 2 होगा। लेकिन अभाज्य गुणनखंडों की संख्या तो देखिए 2 गुना 2 गुना गुणनखंड मतलब गुना के रूप में 3 गुना 3, तो 1 2 3 4 गुणनखंडों की संख्या तो 4 हो जाएगी। ठीक है,
भाजकों की संख्या क्या देगा, तो 2 ही होगा, 2 और 3। ठीक है, 36 के संयुक्त गुणनखंड की कुल संख्या कितनी होगी, तो 2 का पावर 2 था और 3 का पावर 2 था। तो इसमें क्या करेंगे, जो जैसे पहले वाले इसमें ऐसे कर रहे थे ना, 2 का पावर 2 प्लस 1 तो 9 आ गया। ठीक है, ऐसे गुना कर लिए पावर पावर में, 9 आ गया। अब यह बात समझने वाली है, -2 क्यों किए हैं, तो जो गुना किए ना, इसमें मिला हुआ चीज है, ये मिश्रण है। किस चीज का, अभाज्य और संयुक्त का। तो अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू होती है, 2 से, तो ये 2 हो गया आपका अभाज्य, इसलिए माइनस कर लिया मैंने। ठीक है, और 1 हो गया आपका प्रकृत संख्या। तो हमको संयुक्त संख्या अब कह रहा है, इसलिए हम इसमें से अभाज्य संख्या निकाल लिया, एक प्रकृत संख्या निकाल ली, क्योंकि संयुक्त 4 से शुरू होता है। ठीक है, तो इसमें से हमने माइनस कर लिया। अभाज्य संख्या 2 क्यों है, 2 और 3 नहीं चाहिए हमको, है ना, 2 और 3 नहीं चाहिए, 2 और 3 ये एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 हो गया, अब माइनस एक ठो प्रकृत संख्या हमने कर लिया। ठीक है, तो 2 -2 ये वाला एक हो गया, ये वाला एक हो गया, अब माइनस एक छोटी प्रकृत संख्या, तो -3 हो गया, तो ये टोटल 6 हो गया। अब आइए दूसरा क्वेश्चन, समभाजकों ना, समभाजकों या सम गुणनखंडों या सम अपवर्तकों ना गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी होगी, सम कह रहा है। तो क्या करना है, 2 का पावर 2 है गुना 2 का पावर 3 है 36 का, जो हम लोग निकाले हैं फैक्टर। तो उसमें क्या करना, 2 के पावर में कुछ डालना नहीं है, कुछ नहीं जोड़ना है। ठीक है, लेकिन विषम संख्या में +1 करके आप पावर पावर को गुना कर देना है, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 6 आंसर हो जाएगा। अब कहेगा सम अभाज्य गुणनखंड की या सम प्राइम फैक्टर की कुल संख्या। तो सम प्राइम फैक्टर की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, तो सम यहाँ है 2, तो 2 का पावर 2 है, तो इस तरह से भी अगर लिख देंगे तोड़ के, तो इसमें 2 का पावर 1 छिपा रहता है, तो 1 + 1 हो जाएगा आपका 2। ठीक है, अगर कह दे कि सम अभाज्य ना, अभाज्य गुणनखंड में भाजकों की कुल संख्या, तो भाजक, तो सम भाजकों की, सम अभाज्य भाजकों की कुल संख्या। क्वेश्चन क्या हो रहा है, सम अभाज्य भाजकों की कुल संख्या। तो सम है, अभाज्य भी है, अभाजक भी है, भाग लगने वाला, ये सम नहीं है, तो ये 2 ही है ना, केवल एक अकेला 2 ही है ना, इसलिए इसका 1 होगा। अब सोचिए कि इसमें 2 क्यों नहीं लिख रहे हैं, 2 बार है तो आप बताए थे, तो भाजक कह रहा था, 2 ही भाग देगा ना, उसको 2 बार बार लिखेंगे तो भाजक है उसका, इसलिए जैसे ऐसे लिख दिया आप। तो कह रहे कि इसमें 36 का भाजक ना, सम अभाज्य भाजक कौन सा है, तो सम 2 है ना, सम 2 ही है ना, 2 ही अभाज्य कहेंगे ना, मतलब एक चीज हुआ ना आपको भाजक, इसलिए आंसर इसका 1 होगा। 2 ही अभाज्य है ना, मतलब 2 ही नहीं कहेंगे, मतलब एक ही है ना ये, सिंगल सिंगल, जिससे वो भाग 36 कट जा रहा है, अभाज्य संख्या 2 ही है, केवल 1 2 ही है। ठीक है, बोलने के तरीका को समझिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा सम संयुक्त भाजकों की कुल संख्या। सम संयुक्त भाजकों की कुल संख्या जिस तरह से इसमें निकाले थे हमने, इसको ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, जिस तरह से इसमें मिला हुआ था ना, तो इसमें मिला हुआ निकाल लिए पहले, तो ये हमारा 6 हो गया। अब इसमें से -1 इसलिए करेंगे क्योंकि अभाज्य हमको इसमें नहीं चाहिए, इसमें अभाज्य मिला हुआ है। अभाज्य क्या है, मिला हुआ है। ठीक है, समभाजकों की कुल संख्या में क्या हुआ है, अभाज्य मिला हुआ है, प्रकृत तो छट गया है, समझ में आ रहा, प्रकृत छट गया है। इसमें समभाजक में प्रकृत तो नहीं आएगा, समभाजक में प्रकृत तो नहीं आएगा, लेकिन संयुक्त आ जाएगा ना, 4 सम भी है, भाजक है ना, तो इसलिए इसमें से इसमें सम में 2 आ सकता है। ठीक है, लेकिन संयुक्त कह रहा है, तो इसमें 2 आ गया ना 6 में, तो इसमें 2 केवल 2 है जो सम अभाज्य संख्या है 1 से 100 तक, इसलिए -1 हमने इसमें किया। ठीक है,
भाजकों की संख्या कह रहा है इसलिए हम -1 करेंगे। इसमें भाजकों की संख्या कह रहा है इसीलिए ये 1 है, ठीक है ना। सम सम अभाज्य गुणनखंड की कुल संख्या कहता ना, सम अभाज्य गुणनखंड की कुल संख्या कह रहा था, गुणनखंड की कुल संख्या कह रहा था। गुणनखंड 2 गुना 2 तो एक एक मिलके हो गया 2, तो इसलिए -1 किया तो ये हो गया आपका 5। अरे नहीं समझे, यहाँ जैसे 2 का पावर 2 गुना 2 का पावर 3, तो सम भाजकों की कुल संख्या कितना हो गया 3 दूना 6, तो सम भाजक में 2 भी तो मिला हुआ है, तो हमको चाहिए संयुक्त, तो 2 माइनस करेंगे, 2 जो है उसको एक संख्या है तो -1 कर लेंगे ना। 1 से 100 तक में 2 ही जो है ना सम अभाज्य संख्या है, इसलिए अकेला है वो, एगो है 2, तो इसलिए एगो माइनस कर लेंगे, 1 माइनस कर लेंगे, तो आपका आ जाएगा 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए, विषम भाजकों ना गुणनखंड की कुल संख्या, तो विषम भाजक कह रहा है, तो 2 का पावर 2 गुना 3 का पावर 2 है, तो इसमें क्या करना है, सम को पूरे छोड़ देना है, इससे कोई ताल्लुक नहीं रखना है, और नीचे वाला से भी कोई ताल्लुक नहीं, इसमें +1 करके इसको लिख देना है। ठीक है, तो विषम भाजकों की कुल संख्या हो जाएगा। अब आइए विषम अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या, ठीक है, यानी ऑड प्राइम नंबर ना प्राइम फैक्टर की कुल संख्या। तो देखिए इसमें भी आपको 3 है, तो 3 गुना 3 करके पावर 1, 1 मिलके क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, पावर मिलके 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए, अब इसी में दूसरा क्वेश्चन में विषम अभाज्य भाजकों की संख्या, तो भाजकों की संख्या एक ही है ना, 3 3 ही है ना, एक केवल 3 ही है ना विषम, 3 में ना भाग देगा यार, तो यही एक संख्या हो गया, तो ये 1 हो जाएगा। फर्क को समझिए, विषम अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या, तो गुणनखंड कह रहा था गुना के रूप में 2 हो जाएगा। ठीक है विषम, लेकिन भाजकों की संख्या कह रहा था 3 ना केवल होगा, तो इसलिए 1 हो गया ये, जिस तरह से सम में हुआ था। ठीक है, अब कह रहा विषम संयुक्त भाजकों की कुल संख्या, विषम संयुक्त, तो जैसे इसमें कुछ ताल्लुक नहीं था तो ऊपर में 3 था, अब आइए विषम संयुक्त, तो 3 विषम है लेकिन ये संयुक्त नहीं है, तो इसलिए 3 को हमने 3 एक संख्या है तो 1 माइनस कर लिया। ठीक है, इसमें विषम में एक प्रकृत भी संख्या होती है, तो उसमें से हमने -1 भी एक संख्या है, एक संख्या छोटी प्रकृत संख्या 1 है, तो इसलिए एक संख्या है प्रकृत संख्या, तो इसलिए -1 ये भी कर लिया है, तो -2 हो गया। ठीक है, तीनवा एक ठो 1, तो 2 को माइनस हो गया ना, तो 3 में से 2 गया तो 1 हो गया। विषम संयुक्त भाजकों की कुल संख्या कितनी है, 1 है। ठीक है, संयुक्त कह रहा है, समझना, इसमें विषम नहीं चाहिए, 3 नहीं चाहिए, वो अभाज्य भी है विषम भी है। ठीक है, अब आ जाइए कुल योग, 36 के गुणनखंडों का कुल योग, 36 के भाजकों का कुल योग, 36 के अपवर्तकों का कुल योग ना। अब किसे जोड़ेंगे, 2 का पावर 2 है, 2 का पावर 3 दिया हुआ है, तो इसको तोड़ देंगे, 2 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 2, पिछले वीडियो में बताया था, फिर दोबारा बता दे रहे हैं क्वेश्चन के हिसाब से। फिर ये ब्रैकेट में रहेगा, जैसे गुना है ना, गुना के रूप में ही रहेगा, 3 का पावर 0, इसको भी तोड़ देंगे, 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, ये जोड़ेंगे तो क्या, 2 दूने 4, 1 5, 2 दूने 4, 2 6, 1, किसी के माथा पे 0 रहता था 1, पिछले वीडियो में बताए थे, ये 7 हो गया, और ये हो गया, जोड़ेंगे तो 13 हो जाए, 63 91, कुल योग है। तो कुल योग में क्या क्या मिला हुआ है, अभाज्य और संयुक्त दोनों संख्या मिला हुआ है, उसका योग भी किए हमने। ठीक है, और प्रकृत संख्या भी मिला हुआ है। ठीक है, जो 1 से शुरू होती है। अब आइए विषम अभाज्य गुणनखंड की कुल संख्या, ये हमने शायद ये बता दिया है, कुल योग ना अभाज्य गुणनखंडों का कुल योग, तो क्या करना, 2 का पावर 2 दिया हुआ है, तो ये पावर में ऐसे गुना कर लेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और 3 के पावर को गुना कर लेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, ऐसे करना है, 3 गुना 3 नहीं करना है, 3 गुना 3 दूनी 6,
ना, 6 4 मिलकर हो जाएगा आपका 10। आइए चौथा, संयुक्त का कुल योग है ना, संयुक्त गुणनखंडों का कुल योग 2 का पावर 2 दिया है, 3 का पावर 2 दिया है, ठीक है। तो ये 91 क्या हो गया, जिस तरह से इसमें जोड़े हैं तोड़ के इसी तरह से इसमें जोड़ देंगे तो 91 हो जाएगा। अब कहिएगा -6 क्यों किए हैं, तो हमको चाहिए संयुक्त केवल। तो 1 हो गया प्राकृत संख्या, 2 हो गया अभाज्य संख्या और 3 हो गया अभाज्य संख्या, ठीक है। तो जोग कर रहा है तो 1 2 3 माइनस नहीं करेंगे, जोग कर रहा है ना, तो 3 2 5 1 6, तो इसलिए -6 कर लिया, ठीक है। ये आपका हो गया 85, ठीक है। आप सोचिएगा 3 माइनस क्यों नहीं किए, जोग कर रहा है तो इसमें जोड़ के तब माइनस करेंगे। संख्या कहता तो गिन के हम करते 1 2 3 माइनस कर लेते, ठीक है। संख्या नहीं कर रहा है ना, जोग कर रहा है। अब आइए पांचवा, विषम विषम गुणनखंडों का कुल योग है ना, 36 के विषम गुणनखंडों का कुल योग। तो विषम वाला में इससे सम वाले से कोई वास्ता नहीं रहेगा, इससे कोई वास्ता नहीं है, इसको तोड़ेंगे, ठीक है। तोड़ेंगे तो 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1 प्लस 3 का पावर 2, 3 का 9, 9 3 12 1 13, आपका यही आंसर हो जाएगा। आइए विषम संख्या का योग, तो विषम वाले को पकड़ेंगे, इसको विषम अभाज्य गुणनखंडों का योग। तो विषम है 3, तो गुणनखंड का योग कह रहा है, तो 3 का पावर 2 है, तो 3 दूना 6, ठीक है। 3 दूना 6, तितरी का 9 नहीं करना है, 3 दूना पहाड़ा पढ़ देना, 3 दूना 6, जितना पावर है उससे डायरेक्ट गुना कर देना, ठीक है। 3 गुना 3 नहीं करना, 3 दूना 6 कर दिया, ठीक है। अब आइए विषम संयुक्त गुणनखंडों का कुल योग। तो विषम संयुक्त 2 का पावर 2 है, 2 का पावर 3 है, तो विषम में विषम वाले को टच करना है और इसको जोड़ना है, ठीक है। तो हो जाएगा 13। आप कहिएगा -4 क्यों किए, तो -4 इसलिए किए कि जोग कर रहा है। तो एक हो गया प्राकृत संख्या, ये जो था ना हमने जोड़ा था यहाँ पे विषम का, तो इसमें क्या है, एक भी प्राकृत संख्या भी है, 3 भी है ना। विषम में 1 भी आता है, 3 भी आता है ना, तो इसमें 1 और 3 दोनों मिला हुआ है, ठीक है, विषम में। तो इसलिए हमको चाहिए संयुक्त, तो 1 हमको चाहिए नहीं क्योंकि वो प्रकृत है, 3 हमको चाहिए नहीं क्योंकि वो विषम है और प्रकृत भी है, ठीक है, संयुक्त नहीं है। इसलिए 1 + 3 जोग कर रहा था, 3 दोनों को जोड़ देंगे, जैसे यहाँ पे जोग कर रहा था तो जोड़ के तब माइनस करेंगे, 3 1 4 -4 कर लिया तो हो गया आपका 9, ठीक है। अब आगे आइए, ठीक है। नहीं समझे, नहीं दिखा हुआ वीडियो तो फिर से दिखा देते हैं। विषम का जो कह रहा है, तो 2 का पावर 2 दिया है, 3 का पावर 2 दिया है, ठीक है। तो सम वाले से कोई वास्ता नहीं, विषम को तोड़ेंगे, ठीक है। 3 का पावर 0, 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, 3 3 का 9, 9 3 12 1 13, ये हो गया। अब विषम अभाज्य गुणनखंडों का योग, तो विषम में क्या हो गया, 3 के पावर 2 है तो 3 दूना 6 कर लेंगे, ठीक है। 3 का 9 नहीं करेंगे, ऐसे सोचिएगा 3 का पावर 2 दिया है तो ऐसे तोड़ के कर लेंगे, तो नहीं, ये गलत हो जाएगा, ऐसे डायरेक्ट कर लेना, 3 दूना 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर विषम संख्या विषम संयुक्त गुणनखंडों का कुल योग, तो 2 का पावर 2 दिया है, तो जिस तरह से यहाँ पे तोड़े हुए थे ना मैं विषम का, तो इसमें 1 भी है, 3 भी है, तो हमको चाहिए संयुक्त। तो 1 प्रकृत संख्या है, 3 प्रकृत और विषम है, ठीक है। तो हमको चाहिए संयुक्त, तो जो 4 से शुरू होता है, संयुक्त संख्या कहाँ से शुरू होती है, 4 से शुरू होती है। तो 1 3 नहीं चाहिए तो माइनस करेंगे ना 1 3, तो 1 3 मिलके जोग कर रहा था, दोनों को जोड़ के तब माइनस करेंगे, तो 3 1 4, तो 4 माइनस करेंगे 13 में से, तो क्या आ जाएगा 9। अब आगे बढ़िए, सम ना 36 गुणनखंड का सम का योग है ना, सम संख्याओं का योग, 36 के गुणनखंडों का सम संख्याओं का योग। तो 2 का पावर 2 है, 2 का पावर 3 है, तो बजाते इसको 2 को तोड़ देंगे, फिर 3 को तोड़ देंगे, जैसे यहाँ पे तोड़े थे। आ गया 91। अब पहले आप सोचिएगा कि जिस तरह से विषम को तोड़ के ऐसे लिखे थे पिछले वीडियो में हमने बताया था, इस तरह से सम को तोड़ के लिख लेंगे तो गलत हो जाएगा। इसलिए कुल कुल योग माइनस विषम संख्या का योग ऐसे कर लेंगे, तो सम ऐसे कर लिए तो 91 हो गया, कुल योग 91 है, ठीक है। अब -13 कर लेंगे विषम संख्याओं का योग, तो 78 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा।
डायरेक्ट सम में ध्यान रखना है। क्या करना है आपको, सम वाले को ऐसे नहीं तोड़ देना है, पूरा कुल योग निकाल लेंगे, फिर उसमें विषम संख्याओं का योग निकाल लेंगे, तो जो आएगा वो आपका सम संख्याओं का योग हो जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये सम अभाज्य संख्याओं का योग, यहाँ अभाज्य संख्या नहीं लिखे, समझने वाली बात है, यहाँ से अभाज्य संख्या शुरू हो रही है ना। तो यहाँ 2 का पावर 2 दिया है, सम संख्याओं का योग, तो 2 का पावर 2 दिया है, 2 गुना 2 कर देंगे। ऐसा नहीं कि 2 गुना 2, ऐसे नहीं, 2 दूना 4 पहाड़ा पढ़ देंगे हम, जैसे इसमें पढ़े थे ना, 2 तीन 6 या 3 दूनी 6। ठीक है, ये नहीं सोच लेना कि स्क्वायर है तो स्क्वायर की तरह करेंगे, जिस तरह से 3 के जैसे 3 गुना 3, तो ये गलत हो जाएगा, 3 गुना 2 करेंगे। ठीक है, तो ये 2 गुना 2 तो 2 दूना 4। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। फिर क्या कहेगा, सम संयुक्त गुणनखंडों का योग, सम संयुक्त, जिसे और भी संयुक्त क्या कहते हैं, सम्मिश्रित संख्या। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने बताया था गुणनखंड में संयुक्त संख्या, भाज्य संख्या, ऋण संख्या ना। तो 2 का पावर 2 दिया है, 2 का पावर 3 दिया है, तो जिस तरह से इसमें दिया है 91 लेके आ जाएंगे, कुल योग जैसे निकालते हैं उसमें से कुल योग निकाल लेंगे, जिस तरह से हमने यहाँ पे निकाला हुआ था। 2 को तोड़ लेंगे, 3 को तोड़ लेंगे, और जो 2 का योग जो आएगा वो, और 3 का योग जो आएगा वो गुना कर लेंगे, तो इसमें आएगा 7, इसमें आएगा 13, 13 7 91 हो जाएगा, -13। -13 क्यों किए भाई, तो कुल योग में -13 हम क्या है, -13 विषम संख्याओं का योग है। ठीक है, तो विषम संख्याओं का योग माइनस कर लिया, तो विषम संख्याओं का योग माइनस कर लिया, तो इसमें विषम संख्या हमको नहीं चाहिए, यहाँ का रहा है सम, तो इसलिए विषम संख्या माइनस कर लिया। अब -2 इसलिए कर लिया क्योंकि 2 अभाज्य संख्या है, माइनस किया विषम, तो सम में तो अभी मिला हुआ है ना, इसमें सम तो अभी मिला हुआ है, तो सम कौन सा मिला हुआ है, तो अभाज्य, तो 2 अभाज्य संख्या नहीं है, तो 2 माइनस किया है, क्योंकि योग कह रहा था इसलिए 2 माइनस किया। अगर संख्या कहता तो 1 माइनस करते, क्योंकि 2 एक संख्या है, इसलिए इसमें 2 माइनस किया, तो -15 हो गया, तो 76 हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।